अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और कभी किसी का मोहताज ना करे। व्यूअर्स, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और हमें भी हमेशा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की स्टोरी अनीस के बारे में है, जो कि एक हिली एरिया में रहता है। उसने अपनी जगह का नाम तो स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस पहाड़ी सिलसिले की बात कर रहा है, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया है कि वो यूएसए का एक पहाड़ी सिलसिला है कि जहाँ की स्टोरी वो आज हमारे साथ शेयर करने वाला है। बहुत मज़े की स्टोरी है और आप सबको काफ़ी पसंद आएगी। और आप अगर इस तरह की और मज़ीद हॉरर थ्रिलिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं और ऐसी स्टोरी सुनने का शौक़ रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीक ऐसी 2 से 3 स्टोरीज़ आती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी खामोश, अंधेरी और सुनसान जगह पर बैठ जाइए ताकि आप इस कहानी को और अच्छे से इमेजिन कर सकें और ख़ुद को उसी जगह पर फील करें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम अनीस है। मैं यूएसए का रहने वाला हूँ। बैकग्राउंड से मेरी फैमिली पाकिस्तानी है, लेकिन मेरा पूरा बचपन यहाँ पर ही गुजरा है, लिहाजा ज़्यादातर तो मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ। खैर, मैं उर्दू भी काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लेता हूँ। तो मैं 2-3 दिन से आपकी स्टोरी सुन रहा था, तो मुझे आपकी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये एक बिल्कुल यूनिक सा एक्सपीरियंस है। शायद ही आपने कभी पहले कोई इस तरह की स्टोरी सुन रखी होगी, तो मैंने कहा इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हुआ यूँ था कि जब मेरी फैमिली पाकिस्तान से यूएसए शिफ्ट हुई थी, तो मेरे वालिद के पास ओपन वीज़ा था। ओपन वीज़ा पे वो काम ढूंढने के लिए आए थे। उसके बाद उनको जब यहाँ पे काम मिल गया एज अ टैक्सी ड्राइवर, तो सेटल डाउन होने के बाद उन्होंने मेरी फैमिली को भी वहाँ पर बुला लिया था। हालांकि एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर ग्रीन कार्ड के साथ शिफ्ट करना, लेकिन उन्होंने 5 से 6 साल में कर लिया था और उस ज़माने में कोई इतनी मुश्किल बात भी ना थी। लिहाजा मेरे दादा दादी, मेरे वालिद और मेरी वालदा ये यूएसए शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर ये बिल्कुल एक बैकवर्ड एरिया में रहा करते थे, जो कि एक पहाड़ी सिलसिला था। क्योंकि ज़्यादातर जो है ये इनकम अपनी सेविंग में लिया करते थे, ताकि ये जो टैक्सी वगैरह चलाना है इसका काम छोड़कर वो यूएसए में कोई अपना बिज़नेस सेटल कर सकें। अभी इनको शिफ्ट हुए तकरीबन 2 से 3 साल हुए थे और मेरी एक सिस्टर भी थी जो कि मेरे से 2 साल बड़ी है। उसके बाद मेरी पैदाइश हुई और मेरा पूरा बचपन उन्हीं पहाड़ियों में गुजरा। और अगर उस पहाड़ियों की बात करूं तो वो ऐसी थी कि अगर हमें पहाड़ी की टॉप से नीचे जाना होता था, मतलब सिटी की तरफ या यूएसए के और किसी भी हिस्से में जाना होता था, तो हमें पहले उन पहाड़ियों से नीचे उतरना होता था। और उस टाइम पे जब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी, तो उन पहाड़ियों पर ऐसे रास्ते ही ना थे, मतलब कभी वहाँ पर रास्ते कंस्ट्रक्ट ही ना हुए थे कि जिनसे ट्रैवल किया जा सके। तो इसीलिए ज़्यादातर वो ज़िप लाइन ही यूज़ की जाती थी। वो ज़िप लाइन ऐसे यूज़ होती थी कि जिस बंदे को नीचे या ऊपर जाना होता था वही उसमें फ्यूल डालकर उस ज़िप लाइन को शुरू करता था। लिहाजा उसको यूज़ करना तो हमारा रोज़ का मामूल था और वहाँ का बच्चा उसको यूज़ कर लिया करता था, क्योंकि हमारी आमदोरफ्त दूसरे शहर से उसी के ज़रिए जुड़ी हुई थी और हम तो रोज़ स्कूल आते जाते भी उसी से थे, या अगर कुछ सामान वगैरह लेना होता था तो वो भी उसी से ही जाया करते थे। और कभी कभी तो मैं बिल्कुल ही अकेला चला जाया करता था। और वो लिफ्ट कुछ इस तरह थी कि उसका अगर एक कैबिन ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा ही होगा, ताकि अगर कोई नीचे का बंदा ऊपर आया है तो ऊपर भी एक कैबिन मौजूद और नीचे भी, ताकि दोनों साइड के बंदे उसको यूज़ कर सकें। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि दोनों ही कैबिन यूज़ में होते थे और हमें कुछ देर वेट भी करना पड़ता था। लिहाजा इसी तरीके मेरे 18 साल उसी गांव में गुजरे और उसके बाद हम इतनी अच्छी खासी सेविंग कर चुके थे कि मेरे वालिद ने एक बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर उसी शहर में ओपन किया। शहर का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो अमेरिका का एक काफ़ी वेल डेवलप्ड शहर है जिसके साथ पहाड़ी सिलसिला भी जाकर मिलता है। लिहाजा मेरे वालिद ने वहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर बनाया और उससे अच्छी खासी इनकम होने लगी, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हुआ। अब हमारे पास कार्स वगैरह भी थीं और अच्छे खासे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो गया था, वहाँ के वेल एजुकेटेड लोगों के साथ। और तकरीबन 3 से 4 साल में उस पहाड़ के ऊपर पूरा रास्ता भी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था
जिसकी वजह से वो लिफ्ट जो थी, मतलब जो उस की जिप लाइन थी, वो बिल्कुल ही सुनसान होकर रह गई थी। शुरू में तो उसको कुछ टूरिस्ट वगैरह यूज़ किया करते थे, लेकिन उसके बाद उनका भी इंटरेस्ट उस चीज़ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था और सिर्फ पहाड़ी रास्तों को यूज़ किया जाता था। लिहाजा जब मैं 24 साल का हो गया था और मेरे नए नए दोस्त भी बन गए थे सिटी के अंदर, तो मैं उनको बताया करता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस विलेज में किस तरह से गुजारी है। तो वो तो काफ़ी एक्साइटेड होते थे इस चीज़ को सुनकर कि ऐसे विलेज में रहना जहाँ पे तुम्हें इस तरह से ट्रैवल करना पड़ता था, वो भी बचपन से ही। हमारा तो ख्वाब है ऐसे एडवेंचर्स करना और ऐसे पहाड़ों में रहना, तो क्या वो लिफ्ट अभी भी चलती है या नहीं? उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। लिहाजा मैंने उनको बताया कि जब से मैं वहाँ से शहर की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, बस मेरा एक ही दफ़ा वहाँ पर चक्कर लगा था। वो भी हमारा कुछ लेन देन था वहाँ के लोगों से, बस उसके लिए मैं अपने वालिद के साथ वहाँ गया था। लेकिन तब तो लिफ्ट चलती थी और रोड तो अभी ही जाकर बना था कहीं, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि लिफ्ट काम भी करती होगी या नहीं। लिहाजा हम सब ने प्लान बनाया। मेरे 3-4 दोस्त मेरे साथ थे और हमने कहा क्यों ना उस एरिया में जाया जाए और देखा जाए कि अगर वो लिफ्ट अभी भी चलती है तो उसके ज़रिए उन पहाड़ों पर जाया जाए और उसके बाद वहाँ पर कैंपिंग वगैरह की जाए और 1-2 दिन वहाँ पर मज़ा किया जाए। लिहाजा सब ने अपने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया और बाद में मेरा एक दोस्त जैक जो कि अपनी गाड़ी लेकर आया कि जिसके थ्रू हमने उस जिप लाइन की स्टार्टिंग तक जाना था और वो वहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर था। लिहाजा रास्ता मुझे पता था और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा। मैं भी फ्रंट पर बैठा हुआ था और गाड़ी जैक ही चला रहा था। बाकी 3 दोस्त मेरे और भी बैक सीट्स पर बैठे हुए थे। हमारे पास कैंपिंग का सामान मौजूद था और खाने पीने का सामान भी मौजूद था और हम फुली तैयार होकर जा रहे थे ताकि 1 से 2 दिन अच्छा खा पी सकें और अच्छे से इन 2 दिन को एंजॉय कर सकें। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने पहले तो कभी इस बारे में ना सोचा था कि अपनी इस जगह को जाकर दोबारा देखूं, लेकिन अब जब जा रहा था तो बचपन की तमाम यादें ताज़ा हो रही थीं। मैं काफ़ी खुश था। हालांकि मैं चाहता तो पहले भी जा सकता था, लेकिन पहले कभी जहन में ऐसा आइडिया आया ही नहीं। लेकिन आज जब हम जा रहे थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और अपने बचपन की तमाम मेमोरीज़ को अपने माइंड में ही रिवाइंड करता जा रहा था। तो मेरे जाने की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। लिहाजा हमने अपने सेल फोन्स पर मूवीज़ वगैरह भी लगाई हुई थी, हॉरर मूवीज़ वगैरह, कैंपिंग वगैरह की और इस तरह की कि जिसमें ऐसे वेयरवुल्फ जैसे जानवर वगैरह दिखाए जा रहे थे। हमने पूरा सफ़र इसी तरह तय किया और रास्ते में खाते पीते गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चिप्स वगैरह। मेरे वो दोस्त वगैरह तो बियर और वाइन वगैरह भी पिया करते थे, लेकिन मेरे घर वालों की तरबियत ऐसी थी कि मैंने आज तक कभी भी बियर या वाइन को हाथ तक न लगाया था, उस कल्चर में रहते हुए भी। और नमाज की पाबंदी भी बाकायदगी से किया करता था और अपने दीन के साथ मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। लिहाजा वैसे तो मैं उनके साथ एंजॉय कर लिया करता था। हम मूवीज़ देखते हुए खाते पीते वहाँ पर पहुँच गए थे और अब उस जिप लाइन के बिल्कुल करीब आकर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी को लॉक किया, जो बैग्स वगैरह थे उनको पहना और कैंपिंग का सामान और खाने पीने का सामान उठाया और उस जिप लाइन की तरफ जाने लगे। तो इस जिप लाइन का एक कंट्रोल रूम वगैरह भी बना हुआ था कि जिसके अंदर जाकर उस मशीन के अंदर फ्यूल डाला जाता था और ऊपर जाके फिर उसको ऑन किया जाता था। और वो कंपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था क्योंकि उसके एक रूम में उसकी पूरी मशीनरी सेट थी और बाकी तरफ से उसके तार वगैरह का सारा मैकेनिज़्म था और वो काफ़ी बड़ा सा एरिया था। लिहाजा जब मैं उसके अंदर गया अपने एक दोस्त के साथ, तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। हालांकि पहले वहाँ पर लाइट जल रही होती थी, लेकिन अब वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और ऐसी स्मेल आ रही थी कि अंदर कुछ मरा हुआ हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से उस जगह के अंदर मुझे लगता है कोई गया भी नहीं था। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखा कि जगह जगह पर जाले लगे हुए थे, दीवारों के रंग बिल्कुल उड़ चुके थे और उसका चूना नीचे से नज़र आ रहा था और उसकी हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मानो कि वो जगह 2-3 साल से नहीं बल्कि सदियों से वीरान पड़ी हुई हो और वो किसी खंडर से कम नज़ारा ना दे रही थी। और उसके बाद जो उसकी मोटर रूम में बड़ी बड़ी मोटर्स और मशीनरीज लगी हुई थी जिसके थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता था, वो तो और ज़्यादा वहशतनाक नज़ारा दे रही थी। अंधेरे में तो वो कुछ ऐसा नज़र आ रही थी कि जैसे कोई बड़ी सी मखलूक बैठी हुई हो।
लिहाजा हमने टॉर्च मार कर देखा तो हर जगह जाले ही जाले थे, मशीन्स के ऊपर, तार के ऊपर। लिहाजा मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि हमारा इससे जाना मुनासिब नहीं। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि चलेगी ही नहीं। तुम लोग मुझसे 99% लिखवा लो कि मशीनें कब से बंद पड़ी हैं, जाम हो चुकी होंगी, और जो इस जगह की हालत है वो देख के लग ही नहीं रहा कि मशीन अब स्टार्ट होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें पहाड़ी रास्ते से ही चले जाना चाहिए। तो लड़कों ने कहा नहीं, एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, अगर ऑन हो गई तो हम इसी एडवेंचर के लिए तो आए थे, फ्री की जिप लाइन करने को मिलेगी। और तकरीबन वो 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था जो ऊपर पहाड़ की तरफ उसी जिप लाइन से जाता था और गहरी खाइयों में से होकर जाता था। लिहाजा मेरे दोस्तों के इसरार करने पर मैं गाड़ी से पेट्रोल का कैन उठा कर लाया। हमें वहाँ से 2 कैन उठाना थे। एक में इतना पेट्रोल था कि जिससे हम ऊपर पहुँच सकें और वो पूरा नीचे ही खाली हो जाना था। और अगर वो जिप लाइन चल जाती तो अगर उसके ज़रिए हम ऊपर जाते तो नीचे आने के लिए भी हमें फ्यूल चाहिए था। लिहाजा इसलिए मैं 2 गैलन अपने साथ उठा कर लाया था। तो मैंने जल्दी से उसके अंदर पेट्रोल को फिल किया और अपने दोस्तों के साथ यही कहने लगा कि यार तुमने इतने ज़्यादा पेट्रोल का नुकसान करवा दिया है, क्योंकि अब इससे हम बाहर तो निकाल नहीं सकते और उसके अलावा मशीन ने तो चलना नहीं। ये तो मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ, उसकी हालत देख के ही पता चल रहा है। लिहाजा जैसे ही मैंने उसके अंदर पूरा गैलन डाला, उसके बाद एमरजेंसी ब्रेकर्स को ऊपर करके जैसे ही मैंने उस जिप लाइन को स्टार्ट किया तो उसके अंदर ग्रीन लाइट की इंडिकेशन आने लगी। हालांकि वो लाइट काफ़ी धुंधली सी आ रही थी क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी। तो जैसे ही मैंने उस मिट्टी को साफ़ किया तो नीचे से साफ़ लाइट नज़र आने लग गई। वो लाइट चमक रही थी ग्रीन कलर की, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन था कि अब आप जाकर जिप लाइन के कैबिन में बैठ सकते हैं और उधर से जाकर स्टार्ट करके उसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। लिहाजा मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो सकता है, इतने साल बाद भी ये चीज़ बिल्कुल सही सलामत चल रही है। लेकिन अभी भी मुझे कोई इतना खासा एतमाद नहीं था उस मशीनरी पर, क्योंकि मुझे पता था जब मैं जिप लाइन में जाके उसको स्टार्ट करूँगा तो बेशक लाइट्स तक तो ऑन हो गई, इंडिकेशन मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मोटर्स चलेंगी और इस जिप लाइन को मूव करेंगी। लिहाजा मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि चलो अब इतना अगर ट्राई कर ही लिया है तो जिप लाइन में जाकर बैठकर उसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मेरे मुताबिक हमें रास्ते से ही जाना पड़ेगा। लिहाजा हम पांचों जिप लाइन की तरफ गए, लिफ्ट की तरफ। मैंने जो है वो पेट्रोल का गैलन भी अपने साथ उठा लिया और बाकी लड़कों ने जो है वो बाकी सामान उठाया हुआ था कैंपिंग वगैरह का। लिहाजा हम उस जिप लाइन में जैसे ही अंदर गए तो उस जिप लाइन के कैबिन में तकरीबन 2-2, 3-3 इंच मिट्टी जमी हुई थी, सीट्स के ऊपर भी और नीचे वाली जगह पर भी। लिहाजा अगर हम वहाँ पर बैठते तो हमारे कपड़े इतने ख़राब हो जाते कि हमें उसको जाते ही चेंज करना पड़ना था। तो हमने फ़ैसला किया कि अपने सामान को यहीं नीचे रख कर तो खड़े होकर ही जिप लाइन में सफ़र करेंगे अगर चल गई तो। लिहाजा मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और लिफ्ट का स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस किया तो कुछ भी ना हुआ। लेकिन 1 से 2 सेकंड बाद वो जिप लाइन झटके लेते हुए कभी आगे कभी पीछे फिर प्रॉपरली ऊपर की तरफ जाने लगी और उस कैबिन के दरवाजे बंद हो गए। मैं तो काफ़ी हैरान हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा हो सकता है ये पुरानी मशीनरी है और अच्छे मटेरियल से बनी हुई होती है, तो इसीलिए ये अभी भी अच्छे से काम कर रही है और अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। लिहाजा मैं भी अब एक्साइटेड था कि हम उसी जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे हैं। ऊपर की तरफ जाते हुए साइड से काफ़ी खौफनाक नज़ारा आ रहा था। बड़े बड़े और ऊंचे दरख्त थे और काफ़ी गहरी घाटियाँ और खाइयाँ थीं, और वहाँ की आबादी भी अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग शहर वाली साइड पर शिफ्ट हो चुके थे। मेरे मुताबिक तो वहाँ पर तकरीबन इक्का दुक्का घर ही होंगे, वो भी किसी मजबूरी की वजह से वहाँ पर होंगे। लिहाजा जैसे जैसे जिप लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी ऐसे लग रहा था कि जिप लाइन के अंदर फोर्स कम होती जा रही है, उसके ऊपर खींचने की पावर कम होती जा रही है। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि मेरे दिल का वहम है, क्योंकि मुझे इस पुरानी हुई मशीनरी पर एतमाद नहीं है, इसलिए मेरा दिल खुद से चीज़ें कह रहा है। लेकिन मेरे सारे दोस्त यही कह रहे थे कि मशीनरी बिल्कुल सही से जिप लाइन को ऊपर खींच रही है। लिहाजा मैं भी पुरसुकून होकर खड़ा हो गया और तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद हम लोग बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके थे, उस जगह पर कि जहां पर जिप लाइन का ऊपर का स्टेशन था, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर। जब वहां पर हम पहुंचे तो जिप लाइन इतने ज़ोर के झटके से वहां पर रुकी कि हम सारे धड़ाम से नीचे जा गिरे
और हमारा सारा सामान भी नीचे बिखर गया और नीचे गिरने की वजह से इतनी मिट्टी उड़ी उस लिफ्ट से कि सांस लेना तक मुहाल हो गया था अंदर। हम जल्दी से जिप लाइन से बाहर निकले और अपना सामान निकालने लगे और साथ खांसने लगे क्योंकि हमारे सांस से पूरी मिट्टी अंदर जा रही थी। 1-2 सेकंड एक दूसरे को देखने के बाद हम पांचों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि दोस्तों के साथ ऐसे एडवेंचर भी जो है वो एन्जॉयमेंट के मोमेंट में आ जाते हैं। लिहाजा अब हमने कहा कि अब हमें कैंपिंग करना चाहिए और जल्दी से अपना सामान वगैरह सेट करना चाहिए। और कपड़े तो हमारे पास थे नहीं क्योंकि हम 1 से 2 दिन के लिए आए थे और कपड़ों का बोझ कहाँ साथ उठाते फिरते, अपने बैग्स को और भारी करने वाली ही बात थी। लिहाजा अब हमें 2 दिन उसी कपड़ों के साथ गुजारना थे। लेकिन हमें वहाँ पर किसी आबादी का कोई नामो निशान ना मिल रहा था और ये बहुत ताज्जुब की बात थी। खैर हमने वहाँ पर अपना कैंपिंग का सामान सेट करना शुरू किया। बाहर हमने बोन फायर वगैरह किया और उसके ऊपर हमने बारबेक्यू वगैरह किया, खूब नाचे, हल्ला गुल्ला किया और उसके बाद खा पी कर अपने अपने कैंप्स के अंदर चले गए। हमने वहाँ पर 2 कैंप्स लगाए थे। एक कैंप के अंदर 3 बंदे थे और दूसरे कैंप के अंदर मैं और जैक थे, वही जैक कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो जैक कहने लगा कि यार मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा हाइकिंग की है, ऐसे एडवेंचर्स पर गया हूँ, लेकिन इस जगह का तो यार मज़ा ही कुछ और है कि मतलब इस जगह पर किसी की रोक टोक नहीं, हम जो चाहे कर सकते हैं, ना ही फॉरेस्ट रेंजर्स, ना ही कुछ, जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं और जिप लाइन तक हम खुद चला रहे हैं। मैं तो खुद को यहाँ का राजा समझ रहा हूँ। वो ये कह के हंसता हुआ एक तरफ करवट करके लेट गया और कहने लगा कि अभी सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ के पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकें। अभी उसकी ये बात की हुए तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था। लिहाजा जैक तो सो चुका था लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था कि कैसे सुबह हो और मैं अपने सारे उन इलाकों को देखूं इस जगह पर कि जहां पर मेरा बचपन और मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। लिहाजा मैं यही चीज़ें सोच रहा था और बाहर जो कैंप के बोन फायर हमने जलाई थी उसकी हल्की हल्की रोशनी में ऐसे नज़र आए कि जैसे कोई शैडो हमारे सामने से होकर गुजरा है। उसका शैडो जो भी चीज़ थी पूरा कैंप के ऊपर पड़ा था और वो अचानक से हट गया। मैंने सोचा कि हो सकता है दूसरे कैंप के अंदर भी 3 दोस्त सो रहे हैं तो उसमें से कोई बाहर गया हो वॉशरूम वगैरह करने या किसी भी काम की वजह से। लिहाजा मैं फिर से अपने ख्यालों में खो गया कि इतने में मुझे दोबारा से एक साया नज़र आया और वो हमारे कैंप के काफ़ी ज़्यादा करीब था और अब मैं उसकी शक्ल की शेप भी अच्छे से देख पा रहा था। वो मेरा दोस्त तो छोड़ो, वो कोई इंसान भी ना था। उसकी शक्ल किसी भेड़िए की तरह थी और उस रोशनी में उसके हल्के हल्के पूरे जिस्म पर बाल नज़र आ रहे थे उस शैडो के ज़रिए। उसके पाँव काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और जैसे ही उसने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके काफ़ी बड़े बड़े नाखून थे और साथ ही साथ उसके गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी कि जैसे कोई जानवर हल्का हल्का सा गुर्राता है। लेकिन मेरे इल्म में तो ये था कि उस इलाके में ऐसे कोई भी जंगली जानवर वगैरह ना थे क्योंकि वो एक आबादी वाला पहाड़ था और उस पर लोगों का बसेरा था। लिहाजा वहाँ पर कोई भी वाइल्ड लाइफ ना थी। लेकिन हो सकता है कि इतने अरसे से यहाँ पर लोग नहीं रह रहे और अगर 1-2 घर हैं भी सही तो इस एरिया से काफ़ी दूर हैं। तो हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आ गई हो और यहाँ पर जंगली जानवर रहने लगे हों जैसे भालू, रीछ और शेर वगैरह। खैर मैंने जल्दी से जैक को हिलाया और जो कुछ देखा उसको बताया तो उसने कहा कि हो सकता है तुम्हारा वहम होगा, नींद में तुम ऐसी चीज़ें देख रहे होगे। तो मैंने इसको क्लियर किया कि मेरे भाई मैं अभी तक सोया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया और ना ही मुझे नींद आ रही है एक्साइटमेंट की वजह से। लिहाजा इस चीज़ का तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि मेरा ज़हन खुद से चीज़ें क्रिएट कर रहा है या मैं नींद में हूँगा। हमें एक दफ़ा बाहर निकल कर देख लेना चाहिए। तो हम पांचों में से जैक ऐसा लड़का था जो काफ़ी बहादुर था और ऐसी चीज़ों से नहीं डरता था और ऐसी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करता था वो। लिहाजा उसने कहा कि यार तुम्हारा ये डर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, आ जाओ बाहर चलते हैं, देख के आते हैं क्या चीज़ थी। उसने जल्दी से कैंप की जिप खोली और नींद में ही बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा और मुझे बाहर बुला के कहा, हाँ देख लो तुम भी। कह तो रहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कितनी देर में हमें दूसरे कैंप से आवाज़ आई कि आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। ये सुनने के बाद जैक कहने लगा, कौन सुन लेगा भाई, क्या हो गया है, किसकी बात कर रहे हो, क्या हो गया और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो तुम तीनों। तो उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना चुप, बिल्कुल आहिस्ता बोलो
और इधर आकर हमारी बात सुनो, इसी कैंप में आ जाओ जल्दी से। लिहाजा उन्होंने अपने कैंप की जिप खोली और हम दोनों भाग कर वहाँ चले गए। और अंदर जैसे ही हम गए उन्होंने कैंप की जिप बंद कर दी। तीनों बिल्कुल पसीने से तर हुए थे और जो उन्होंने बताया वो सुनकर हमारे भी होश उड़ गए थे। जैक तो इस बात पर यकीन ना कर रहा था, लेकिन तीनों के बताने के बाद उसको भी इस चीज़ पर यकीन आ गया था कि ये जो कह रहे हैं वो सच है। उन्होंने कहा कि हम में से भी एक को ऐसे ही साए नज़र आए थे उस फायर की रोशनी की वजह से। लिहाजा मैंने उठकर देखा तो देखता क्या हूँ कि आग के बिल्कुल पास जहाँ पर हमने बारबेक्यू किया था, एक इंसान नुमा शक्ल का भेड़िया जिसकी कदो कामत तकरीबन 12 से 13 फीट थी और उसकी जिसामत ऐसी थी कि 10-11 हट्टे कट्टे बंदों को इकट्ठा मिला दिया गया हो। वो उस आग के पास खड़ा ज़ोर ज़ोर से घुरा रहा था और कुछ सूंघ भी रहा था। ये देखकर तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया और मेरे में इतनी हिम्मत भी ना रही कि मैं अपने कैंप की जिप बंद कर सकूं। हल्की सी मैंने जिप बंद करने की कोशिश की तो उससे भी शोर हो रहा था। लिहाजा मैं थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया और मेरा एक और दोस्त भी अंदर से देख रहा था। लिहाजा एक सोया हुआ था, उसको भी मैंने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया कि तुम भी चुप हो जाओ और आवाज़ मत निकालना। और मैं बिल्कुल उस जिप के पीछे होकर बैठ गया जिससे उसको नज़र ना आए कि अंदर कोई चीज़ है या नहीं। उसके बाद वो उस गोश्त को सूंघता सूंघता तुम्हारे कैंप के पास जा पहुंचा और मुझे लगता है कि तुमने भी वहीं से ही उसका शैडो देखा होगा उसी टाइम। जैसे ही वो तुम्हारे कैंप के पास गया तो मैंने जल्दी से अपने कैंप की जिप बंद कर ली और दुआ करने लगा कि तुम लोग अंदर से कोई शोर वगैरह ना मचाओ या बाहर ना निकल आओ ऐसा कोई शैडो देखकर, और ये ना समझो कि वो हम हैं। लेकिन मैंने अपने कैंप के साइड होल्स पर नज़र रखी हुई थी। वो चीज़ अब हमसे काफ़ी दूर चली गई है। तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट देखा है और वो हमसे दूर से दूर जाती गई है। और अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि बिल्कुल खामोशी से और आराम से अपना सारा सामान यहीं छोड़कर, सामान को छोड़ो उसकी कोई फ़िक्र नहीं, बस हमें अभी अपने जानें बचानी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर इस जैसी एक मखलूक है या और ज़्यादा भी है। लिहाजा हमें अब ये करना है कि अपने कैंप्स को यहीं छोड़कर बस वो पेट्रोल का गैलन उठाना है और उस जिप लाइन की तरफ जाना है किसी भी तरह। एक दफ़ा हम उस जिप लाइन को पहुँच गए और उसको स्टार्ट कर चला लिया तो उसके बाद हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर चले जाएंगे। और जो जिप लाइन की नीचे वाली जगह है वहाँ पर इन चीज़ों का आना मुमकिन नहीं लगता। लिहाजा हम जल्दी से उस कैंप से बाहर निकले, बिल्कुल खामोशी से बग़ैर कोई शोर करते हुए। बाहर आकर मैं अपने कैंप की तरफ गया। उसी के अंदर जो है मैंने पेट्रोल का कैन रखा हुआ था। लिहाजा मैंने उसको उठाया और हम पांचों दोस्त बिल्कुल एकजुट होकर उस जिप लाइन की तरफ बिल्कुल खामोशी से बग़ैर कोई सरगोशी करते हुए जाने लगे। बस हम एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे थे और ज़्यादातर एक दूसरे को चुप रहने का ही इशारा कर रहे थे। और वो जो जिप लाइन थी वो वहाँ से तकरीबन 10 से 12 मिनट की मुसाफरत पे थी, पैदल मुसाफरत पर। और अब हम उस जिप लाइन की तरफ जाने लगे थे और जैसे दिल में एक बेचैनी सी होती है कि पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, या वो चीज़ हमें मार तो नहीं देगी। लिहाजा अभी हम जिप लाइन के पास पहुँचे ना थे, उससे तकरीबन 1 से 2 मीटर दूर थे कि हमें नज़र आया कि वो जो भी चीज़ थी कि जिसे अभी हमने अपने कैंप के बाहर देखा था, उस जैसी 3-4 और भी चीज़ें थीं। चीज़ें तो नहीं, उसको वेयरवुल्फ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि वो ही लग रहे थे। और वो 3 से 4 उसी जिप लाइन के पास घूम रहे थे और वहाँ पर कुछ सूंघ रहे थे। लिहाजा पता चला कि मेरा एक दोस्त जब उस जिप लाइन से गिरा था तो उसके हाथ पर हल्की सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है उसका खून वहाँ पर गिरा हो और वो उसी को स्मेल कर रहे थे। अब वो भी जान चुके थे कि यहाँ पर कोई इंसान आए हुए हैं। और अब हमारे हलक से तो सांस तक ना निकल रहा था, लेकिन जैक फिर भी बहादुर था। बिल्कुल आराम से सरगोशी करते हुए उसने कहा कि तुम लोग खौफज़दा ना हो, हम लोग यहाँ से बाहर भी निकलेंगे और ज़िंदा सलामत घर भी जाएंगे, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। लिहाजा हम दरख्तों के पीछे छुप के उन चीज़ों का वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन वो उस स्मेल को सूंघते सूंघते उसी तरफ जा रहे थे कि जिस तरफ हमने कैंपिंग की थी, और हम भी उसी तरफ दरख्तों के पीछे खड़े हुए थे।
लिहाजा हमने मशवरा किया कि आराम आराम से इन दरख्तों से थोड़ा दूर होते हैं, उनको नज़र आए बगैर। लिहाजा हम उन दरख्तों के पीछे से होते होते और दरख्तों के पीछे जाने लगे ताकि उनको नज़र भी ना आए, और वो इस रास्ते से जब कैंप की तरफ चले जाएं तो हम जल्दी से इसके अंदर बैठकर ज़िप लाइन में और ज़िप लाइन को स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। वो जितने भी वेयरवुल्फ थे 4 से 5, वो ज़ोर ज़ोर का हाउल करते हुए, जैसे भेड़िए गुर्राते हैं रात के टाइम, वो करते हुए वो उस कैंप वाली एरिया की तरफ जाने लगे। और वो वहाँ से तकरीबन 10-12 मिनट दूर था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उनको वहाँ जाने और आने में काफ़ी टाइम लगना था। लिहाजा अब वो वहाँ जाने लगे, और जब हमारी आंखों से इतना दूर चले गए थे कि उनको देखना भी मुश्किल था और उन तक आवाज़ जाना भी हमारी मुश्किल थी, लिहाजा हम जल्दी से भागे और ज़िप लाइन की तरफ जाने लगे और जल्दी से ज़िप लाइन के अंदर चले गए। लेकिन अभी तो हमें पेट्रोल भी भरना था उस स्टेशन के अंदर जाकर, उसके बाद स्टार्ट भी करना था। लिहाजा हम दोस्तों ने मशवरा किया कि पांचों एक साथ ही स्टेशन के अंदर जाके पेट्रोल फिल करेंगे, ऑन करेंगे और फिर एक साथ ही आकर ज़िप लाइन के अंदर बैठ जाएंगे। मेरे एक दोस्त ने पेट्रोल का गैलन उठाया और हम पांचों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले उस स्टेशन की तरफ जाने लगे। जल्दी से स्टेशन के अंदर गए। उधर की हालत भी कुछ ज़्यादा मुनासिब ना थी, बल्कि वहाँ की हालत तो नीचे वाले स्टेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी। दीवारों पर खून तक लगा हुआ था। अब हम जल्दी से स्टेशन के अंदर गए और पेट्रोल फिलिंग एरिया में पेट्रोल को फिल किया और बटन को दबाया, लेकिन वो बटन काम ही नहीं कर रहा था। लिहाजा 1-2 दफ़ा उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर का पंच करने के बाद ग्रीन लाइट जलने लगी। जैसे ही ग्रीन लाइट जली, हम पांचों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोबारा ज़िप लाइन की तरफ चले गए। अब जैसे ही हम ज़िप लाइन के अंदर गए तो हम देखते क्या हैं कि 6 से 7 वेयरवुल्फ, जो कि पहले 4-5 थे, अब 6 से 7 उसी तरफ से आ रहे थे कि जिस तरफ हमने कैंपिंग की थी। लेकिन वो कैंप तो काफ़ी दूर था, वो इतनी जल्दी वहाँ से होकर वापस कैसे आ गए थे। लिहाजा वो वहाँ पर गए ही नहीं थे, वो रास्ते से ही वापस आ गए थे। और अब उनके साथ 2-3 वेयरवुल्फ और भी थे, और हम पांचों इस काबिल भी ना थे कि उनमें से किसी एक का भी मुकाबला कर सकते। उनकी कदो कामत 10 से 12 फीट और किसी की इससे भी ज़्यादा, और सेहत उनकी इतनी कि 6-6, 7-7 तगड़े इंसानों को इकट्ठा मिला दिया जाए। और ऊपर से उनकी वहशतनाक शक्ल, उफ क्या बताऊँ, बस हमारी जान नहीं निकली, बाकी तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन तक निकल गई थी। लिहाजा जैक ने हिम्मत करते हुए जल्दी से स्टार्ट बटन के ऊपर हाथ दबाया और वो कैबिन झटके खाने लगा, कभी आगे कभी पीछे। जैक ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर मुक्के मारने लगा, जो कि स्टार्ट बटन था। तो फिर एक दफ़ा झटके के साथ हमें झटका लगा और हम कैबिन के पीछे वाली साइड पर जाकर गिरे और वो कैबिन चलने लगा। लिहाजा वो वेयरवुल्फ भी भागकर तेज़ी से हमारी तरफ आने लगे। लेकिन जब तक वो हमारे पास आए, हम उनसे तकरीबन इतना दूर तो जा ही चुके थे कि वो अब हमारी कैबिन के ऊपर ना ही छलांग लगा सकते थे और ना ही हमें पकड़ सकते थे। लिहाजा अगर अब ज़िप लाइन किसी वजह से रुक भी जाती तो फ़िलहाल तो हम सेफ़ थे उनसे, और अब हम उन्हीं घाटियों में से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगे थे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो 5-6 किलोमीटर का रास्ता था। लिहाजा नीचे से घाटियों में नज़र आ रहा था कि वहाँ पर उन वेयरवुल्फ की आवाज़ की वजह से शायद उन्होंने सबको इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर कोई इंसान आए हुए हैं। तो जगह जगह पर नीचे घाटियों में वेयरवुल्फ घुर्राते हुए नज़र आ रहे थे। और ये नज़ारा देखकर हमें जो मूवी में सीन्स हो रहे थे वो सारे याद आ रहे थे। और ये हमारी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था जो हमने लिया था यहाँ घूमने का। हालांकि जब हम वहाँ रहते थे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हो सकता है इतने साल से वहाँ पर कोई आबादी नहीं रह रही, और जो 1-2 घर मैंने कहा है कि वहाँ पर रह रहे थे, शायद वो भी नहीं रह रहे थे, और वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई थी और वहाँ पर ऐसी चीज़ों ने बसेरा कर लिया था। लिहाजा जैसे जैसे वो लिफ्ट नीचे जा रही थी, हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी कि क्या पता, हो सकता है नीचे वाले स्टेशन पे भी वेयरवुल्फ वगैरह मौजूद हों। लिहाजा मैंने अपने दोस्त को कहा कि ज़रा देखो, क्या तुमने अपनी जेब में चाबी रखी थी गाड़ी की? तो उसने जैसे ही अपनी जेब पर हाथ लगाया तो उसने कहा, हाँ, कार की कीज़ मेरे पास ही हैं। लिहाजा हमने चैन का सांस लिया, लेकिन अभी भी हमारी मुसीबत टली नहीं थी
हो सकता है कि वो वेयरवुल्फ नीचे भी मौजूद होते उस जगह पर। लिहाजा हमने ये प्लान किया कि जैसे ही लिफ्ट रुकेगी, अंदर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो सारे वेयरवुल्फ को इंडिकेशन दे चुके हैं। लिहाजा अगर नीचे भी कोई होगा तो उसको पता होगा कि हम आ रहे हैं। लिहाजा हमारा लिफ्ट में रुकने का तो कोई जवाज़ बनता नहीं। हमें फ़ौरन इससे निकलना होगा और गाड़ी की तरफ भागना होगा, जितने तेज़ी से हो सके उतने तेज़ी से। और जैक जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करेगा और चलाएगा और बाकी जाकर गाड़ी में बैठ जाएंगे। लिहाजा हम यही बातें करते जा रहे थे और लिफ्ट धड़ाम से नीचे जाकर रुकी और उसी तरह रुकी जैसे पहले रुकी थी। और हम अपने ही ख्यालों में खड़े और यही बातें करते हुए दोबारा से लिफ्ट के अंदर जा गिरे। और जल्दी से हमने अपने आप को संभाला और एक एक करके लिफ्ट के बाहर निकले और जैक ने ज़ोर से कहा कि सारे जीप की तरफ भागो। जैसे ही हम जीप की तरफ भागने लगे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 1 से 2 वेयरवुल्फ, जो कि उससे भी ज़्यादा बड़ी कदोकामत और उससे भी ज़्यादा खौफनाक और वहशी थे, वो हमारे पीछे भाग कर आ रहे थे। लिहाजा उनकी इतनी बड़ी जिसामत और इतने ज़्यादा वज़न की वजह से वो इतना तेज़ भाग नहीं पा रहे थे और हमारी स्पीड उनसे काफ़ी तेज़ थी। लेकिन फिर भी मेरे पाँव में से जैसे जान ख़त्म हो रही थी इस डर की वजह से। हम किसी तरीके भागकर जीप तक पहुँचे। उसने जीप को पहले ही दूर से अनलॉक कर दिया था। हमने जल्दी जल्दी से जीप के दरवाजे खोले और अंदर बैठ गए। लेकिन हमारा एक दोस्त अभी अंदर बैठ ही रहा था और उसका एक पाँव गाड़ी के बाहर था, तो उसका वो पाँव उसी वेयरवुल्फ ने छलांग मारकर पकड़ लिया और ख़ुद भी ज़मीन पर जा गिरा। लिहाजा हमने जैक को कहा कि तुमने गाड़ी नहीं रोकनी, किसी भी सूरत में फुल स्पीड में गाड़ी को भगाओ। और हमने उस लड़के को पकड़ लिया। एक फ्रेंड मेरा आगे बैठा हुआ था, एक गाड़ी चला रहा था और हम 2 पीछे थे और हमने उसको कस कर पकड़ा हुआ था कि जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ उसको बाहर ना खींच सके। लेकिन वो वेयरवुल्फ उसकी टांग छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहा था। लिहाजा जैक ने कार की स्पीड तेज़ से तेज़ करता गया। तो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया कि ऑटोमेटिकली उस वेयरवुल्फ के हाथ से मेरे दोस्त की टांग छूट गई। लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हो चुका था उसके नाखूनों की वजह से। लिहाजा हमने उसको जल्दी से अंदर खींचा और दरवाज़े को ज़ोर से बंद किया और जैक को कहा कि अब जब तक हम ऐसे किसी जगह पर नहीं पहुंच जाते कि जहां पर आबादी हो, प्लीज़ गाड़ी मत रोकना। हम सारों की सांस में सांस नहीं मिल रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और मेरा वो 5वां दोस्त तो दर्द की वजह से काफ़ी चीख भी रहा था। लिहाजा हम जैसी आबादी वाली जगह पर पहुँचे, हमने पुलिस को इस सारे मामले की कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने हमसे सारी डिटेल लेने के बाद हमें वहाँ से जाने दिया और हमारे 5वें दोस्त के लिए एम्बुलेंस को भी बुलवा लिया गया ताकि उसकी इनिशियल मेडिकेशन हो जाए और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। लिहाजा जब हम वहाँ से चले गए और अपने अपने घरों को पहुँच गए और मेरा 5वां दोस्त भी तकरीबन जो है वो स्टिचेस वगैरह करवा कर घर आ चुका था, तो हम 5 दोबारा से मेरे घर पर मिले। तो हमने न्यूज़पेपर में देखा और टीवी न्यूज़ में भी देखा कि 5 पुलिस ऑफिसर्स जो कि उसी पहाड़ी पर हमारी कंप्लेन के मुताबिक उन चीज़ों को देखने गए थे और ये पता करने गए थे कि हमारे साथ वहाँ पर असल में हुआ क्या है। उन 4-5 पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीरें न्यूज़पेपर पर थी और न्यूज़ चैनल्स पर भी। उनकी बिल्कुल ही एक अजीब तरीके से डेथ हो चुकी थी और उनको मार दिया गया था बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से। और इस चीज़ का आज तक नहीं पता चला कि उनको किसने मारा था और कैसे मारा था। हम तो जानते थे कि वो वही वेयरवुल्फ थे कि जिन्होंने उन पुलिस वालों को भी मार दिया था। लिहाजा हमारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था। वहाँ पर काफ़ी सर्च टीम्स भी गई थी बाद में और काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशंस भी चले थे कि इन पुलिस ऑफिसर्स की ऐसे हैरानकुन डेथ्स कैसे हुई हैं। लिहाजा उनको कोई सबूत ना मिला और कोई निशान ना मिला सिवाय इसके कि उन 4-5 की डेड बॉडीज़ को खाया जा चुका था और बस उनका मुंह सलामत छोड़ा गया था।